लेवल पर एक खबर है क्या कि हमारे जो राहुल भैया हैं ये अमेरिका जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर अमेरिका जा रहे हैं आपको कैसे पता लगा? तो ये पीछे जो भाई साहब है इनका नाम अंकल है, इनका नाम है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा अमेरिका बेस्ड इंडियन है। अगर आप इनकी प्रोफाइल को उठाकर देखोगे तो पता लगेगा राहुल के काफी ज्यादा करीबी हैं। और इससे पहले की प्रोफाइल अगर आप उठाकर देखोगे या ढंग से उठाकर देखोगे तो पता लगेगा राजीव गांधी और सोनिया गांधी के टाइम पर जब जब भारत के अंदर कांग्रेस सरकार आई सबसे पहले ये प्रकट हुए या इनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन प्रोवाइड कर दी गई। जैसे ओडिशा के तितलियागढ़ के अंदर पैदा हुए गुजराती फैमिली में, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर हैं। इससे बड़ी बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। इनके बारे में खास बात आपको मैं बता दूं कि अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, जो अभी इलेक्शंस गए हैं, इन इलेक्शंस में इन्होंने उल्टे सीधे बयान दे डाले थे। इसी बंदे ने उल्टे सीधे बयान दे डाले जिससे मतलब भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है। बहुत सारी एथनिसिटीज अलग अलग है, न जाने क्या क्या। पता लगा जब कांग्रेस को लगा कि भाई इससे तो मामला बिगड़ेगा और सिस्टम बैकफायर करेगा, इसीलिए इन्होंने क्या काम किया, इनको कांग्रेस ने तुरंत हटा दिया। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, इनफैक्ट लास्ट इलेक्शंस हुए या लास्ट में वोटिंग हुई, अगले दिन इसे अपॉइंट कर दिया। ये बेशर्मी कांग्रेस ही कर सकती है कि दिखाने के लिए हटा दिया और जस्ट अगले दिन इसे अपॉइंट करके कहा ओके। अब ये फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ इंडियन टेलीकॉम कमीशन 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आती है तब ये इंडिया आते हैं और उसके बाद टेलीकॉम रेवोल्यूशन का क्रेडिट ये लेते हैं कि भाई भारत में जो भी टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ सब कुछ चीजें मैं लेके आया, झूठ बोलता है वो एक लंगट है। अब आगे जब उसके बाद जब राजीव गांधी सरकार चली गई तो ये चले गए। 2004 में जब दोबारा से कांग्रेस सरकार आती है तो दोबारा से ये आकर प्रकट हो जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इनको अलग अलग जगह पर अपॉइंट करते हैं। तो बंदे की पर्सनैलिटी समझ लीजिए, हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है सैम पित्रोदा। लेकिन इस बार के इलेक्शंस में इसने जो उल्टे सीधे बयान दिए उसमें एक बयान ये था वेल्थ टैक्स का। वेल्थ टैक्स के बयान के अंदर ये साफ तौर पर कहा कि भाई एक यानी मेरे बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी कमा रखी है उस प्रॉपर्टी में अगर वे मेरे बाप दादा मर जाते हैं तो भाई हर कोई मरता ही है, बाप दादा के मरने के बाद आधी प्रॉपर्टी देश ले जाएगा, बाकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। यानी मेरे पापा की जो मेहनत है उसका वैसे ही ये लोग टैक्स लेते हैं, उस टैक्स को हटा दो, उसका 50% जो है वो सरकार ले लेगी और इससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया होगा। वेरी गुड। तो भैया ये शुरुआत गांधी परिवार से की जाए, लेकिन गांधी परिवार ज्यादा स्मार्ट है तो सब चीजों को ट्रस्ट बना के रखता है, उसे बात की बात देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कांग्रेस की है और कांग्रेस में बाहर विदेशों में जो भी मामले होते हैं राहुल गांधी को पट्टी पढ़ाने का काम इसी सैम पित्रोदा का होता है। यही राहुल के बाहर के जितने भी विदेशी दौरे हैं उन सबको हैंडल करता है, उन सबको मैनेज करता है, उन सबकी लिस्ट बनाता है और बताता है कि राहुल जी किससे कब कहां कैसे मिलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है जब ये सारे मामले हो जाते हैं तो सोच कर देखो, विदेशों में अगर राहुल गांधी बैठे हुए हैं चाहे ब्रुसेल्स के अंदर है, यहाँ अगर आप देखोगे तो साथ में बिठा कर जिस तरीके से इंडिया के अंदर जयराम रमेश रोल प्ले कर रहे होते हैं वैसे ही बाहर ये सैम पित्रोदा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इन्होंने एक ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दी, इन्होंने ट्वीट करके इंफॉर्मेशन ये दी कि 8 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे। अब समझकर देखिए 8 सितंबर को अगर राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे तो वहीं से मेरे कान खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि भैया खेल कुछ और है, क्योंकि राहुल गांधी का एक बेसिक नेचर है। राहुल गांधी का बेसिक नेचर ये है कि वो नॉर्मली विदेश दौरों पे जब भी जाते हैं तो वो किसी को बताकर नहीं जाते, चुपचाप निकल जाते हैं और जिसे कहते हैं अपनी एसपीजी की जो कमांडो वगैरह हैं उनको भी लेके नहीं जाते, कोई सिक्योरिटी लेके नहीं जाते, चुपचाप चार्टर्ड प्लेन से बहुत सीक्रेटिवली निकल जाते हैं और सीक्रेटिवली वापस आ जाते हैं।
अगर गलती से कोई देख के वीडियो बना दे जैसे इस बार बनाया था तो बन जाए, वरना बाहर जाने के बाद वापस आने तक की कोई खोज खबर नहीं होती। चाहे बैंकॉक जाए, चाहे थाईलैंड जाए, चाहे वो मलेशिया जाए, चाहे सिंगापुर जाए, चाहे इटली जाए, चाहे लंदन जाए, किसी को कोई खबर नहीं होती। लेकिन अमेरिका जाने की जो खबर दी जा रही है, इसका मतलब ये जो दौरा है ये पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक दौरा है और प्योरली पॉलिटिकल दौरा है। अब इसको इस तरीके से देखिए, क्योंकि ये प्योरली पॉलिटिकल दौरा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इस पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं दौरे को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर दो तरीके से राहुल गांधी के इस दौरे को बताने की कोशिश की गई है कि भाई अमेरिका जाकर ये किससे मिलेंगे। तो आंसर ये है, अमेरिका जाकर ये इंडियन कम्युनिटी से मिलेंगे, वहां के लोकल लीडर से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, जो भी बिजनेसमैन से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर जो भी आप सोच सकते हो सबसे कांग्रेस वाले मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सबसे जाकर मिलेंगे। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? इसका नेक्स्ट लेवल ये है कि पिछली बार राहुल गांधी व्हाइट हाउस भी गए थे और व्हाइट हाउस के अंदर किससे मिले इसका कहीं कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन जब ये पता लगा कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस के अंदर मिलके आए तो ना तो कांग्रेस ने इसका खंडन किया, ना ही कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया। यानी कांग्रेस बहुत तगड़े तरीके से चुप बैठी हुई है कि भैया हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। कैन यू इमेजिन, यहाँ पर हम बोलेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो चुप रही। यानी राहुल गांधी पिछली बार जून 2000, ये समझिए, जून 2024-23 के अंदर जो है ये व्हाइट हाउस का दौरा करते हैं। लेकिन खास बात ये है, जब जब राहुल गांधी लंदन से या अमेरिका से वापस आते हैं तब तब आप लोगों को एक अलग ही लेवल का न्यू पॉलिटिकल टर्मोइल या न्यू पॉलिटिकल इशू इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। ऐसे लगता है जैसे अमेरिका में बैठे या लंदन में बैठे अपने बॉस से, अपने गाइड से ये गाइडेंस लेके आते हैं और उसी हिसाब से डिसाइड करके भारत के अंदर अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं। खैर, राहुल गांधी अब जा रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राहुल गांधी के इस विजिट का ये भी है कि असलियत में सितंबर लास्ट वीक के अंदर, यहाँ इसी महीने सितंबर लास्ट वीक के अंदर मोदी जो हैं वो भी अमेरिका जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर उनका एक बहुत बढ़िया भाषण, बड़ा भाषण है। उस भाषण को अटेंड मतलब भाषण देने जा रहे हैं। बाकी इधर अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरे सब लोगों से भी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सोचिए, सितंबर लास्ट वीक में मोदी जा रहे हैं और सितंबर के स्टार्टिंग के अंदर यानी 8 सितंबर को ही राहुल गांधी जो है वो अमेरिका होके आ रहे हैं। यानी अमेरिका से कुछ बातचीत करके आएंगे, उनको अपनी कहानियां बता के आएंगे, उनसे कुछ गाइडेंस लेके आएंगे और अमेरिका इसी बिहार पर मोदी को यहाँ पर ट्रीट करेगा और यूं कहें कि मोदी से डील करेगा। अंदाजा लगा कर देखिए, यानी राहुल गांधी अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप कहोगे क्या सर आप कपोल कल्पनाएं करते रहते हैं, सबूत क्या है? तो देखो, सबूत को देखने से पहले आप यहाँ पर टाइमिंग को भी उठाकर देखें एक बार कि अल्टीमेटली टाइमिंग क्या है जिसके अंदर राहुल गांधी जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया राहुल गांधी जिस समय पर जा रहे हैं वहां अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर वोटिंग हो जा अक्टूबर के अंदर वोटिंग होनी है। सितंबर में राहुल गांधी वहां जा रहे हैं और जो भी थोड़े बहुत इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है जो मोदी से एग्री ना करके राहुल गांधी से एग्री करता है, थोड़ा बहुत ऐसा भी है जो मोदी से एग्री नहीं करता, राहुल गांधी से एग्री करता है। बड़ा डायस्पोरा जो है वो मोदी से एग्री करता है। तो जो इंडियन डायस्पोरा है उससे अगर मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के अंदर पॉसिबिलिटी पूरी है कि बाइडन को सपोर्ट करने के लिए कहा जाए कि भैया तुम जो है वो बाइडन को सपोर्ट करना, बाइडन हमारे साथ है।
वहीं आप यहां इलेक्शंस के इसी पीरियड में अगर आप देखोगे तो ट्रंप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ट्रंप से नहीं बनेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो भैया, इंडियंस की बात का वो अपनी बात करता है जो भी है। तो ट्रंप को जिताने की जगह बाइडेन को जिताने का पूरा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर मोदी की ट्रंप से ज्यादा बनती है और मोदी की बाइडेन से नहीं बनती। ये बात अमेरिका के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ये समझिए। ये बात अमेरिका के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुकी है कि ट्रंप और मोदी की ज्यादा बनती है, बाइडेन मोदी की नहीं बनती है। ये स्पष्ट शब्दों में आ चुका है। टाइम का दूसरा पार्ट जो है वो आप समझिए, इस टाइम पर हरियाणा और JNK के अंदर इलेक्शंस हैं, और तीसरी टाइमिंग जो इंपॉर्टेंट है वो बांग्लादेश के मामले में है कि शोएब चौधरी नाम का एक पत्रकार जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट में शोएब चौधरी नाम का जो पत्रकार है वो जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हमले कर रहा है, और जिस तरीके से मुद्दे को उठा रहा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जो है उनके अगेंस्ट सोशल मीडिया में कैंपेन जबरदस्त लेवल पर है, और सोशल मीडिया इस कैंपेन के द्वारा मतलब सोशल मीडिया में इस कैंपेन के थ्रू राहुल गांधी के ऊपर इतना दबाव है कि कुछ कहने की हद नहीं। हालांकि जिस दिन बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाकर लपेटना शुरू कर दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि भाई साहब राहुल गांधी भागा नहीं जाएगा। अगर उसकी वाइफ और दोनों बच्चों के बारे में एक तरीके से भाई सीधी सी बात है, शोएब चौधरी कह रहा है शादी नहीं हुई है फिर भी 2 बच्चे हैं। कैन यू इमेजिन, शादी नहीं हुई और फिर भी 2 बच्चे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, समझे। तो यहाँ पर शोएब चौधरी का दबाव है, शेख हसीना का दबाव है, बांग्लादेशी हिंदुओं के बीच का मामला जो है वो दबाव है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और उस मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पा रहा है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भैया यहाँ राहुल गांधी इधर भी बैकफुट पर है। लेकिन खेल क्या सिर्फ राहुल गांधी खेल रहे हैं तो नहीं, यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि अमेरिकन डेलीगेट्स किससे मिल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आया अमेरिकन डेलीगेट्स का उमर अब्दुल्ला से मिलने के पीछे का लॉजिक क्या है। अमेरिकन डेलीगेट्स वो भी तब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है तब उनसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल खेलने वहां पर पहुंचा जा रहा है, कुछ ना कुछ वहां ऐसा खेल होगा जो कि दिखाई देगा कि हाँ उमर अब्दुल्ला के साथ, यानी जम्मू कश्मीर में। तो क्या मामला यही है। यही अगर आप अमेरिकन डेलीगेट्स, अभी थोड़े दिन पहले फोटो आई कि ओवैसी से मिलने पहुंची है हैदराबाद के अंदर, हैदराबादी काउंसिल ऑफिसर जो है। इसी तरीके से दूसरी काउंसिल ऑफिसर जो है वो हैदराबाद में कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन पहले जो है वो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से मिली थी। अब यही अगर आप देखोगे तो यही बीजेपी यही जो अमेरिकन डेलीगेट्स हैं ये फार्मर लीडर्स को अपने यहाँ बुला के चाय पिला रहे होते हैं। यही अमेरिकन डेलीगेट जो हैं वो अमेरिका इंडिया के अंदर टोटली एंटी इंडिया बोलने वाला एक दलाल यूट्यूबर आकाश बनर्जी जो है उसको बुलाते हैं और ये कहते हैं आप हमारे यहाँ भाषण दो। भाई हम प्रो इंडिया बोलते हैं, हमारे को तो ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि हम तो प्रो इंडिया बोलते हैं ना। तो प्रो इंडिया बोलने वालों की देखो यार कोई सुनवाई नहीं है। एंटी इंडिया जो बोलेगा अमेरिका उसे अपना दामाद भी बना लेगा, और अमेरिका हो सकता है कोई डेलीगेट अपने घर की किसी महिला के बिस्तर पर ले जाके उसे सलाह भी देके पैसा आप यहाँ एंजॉय करो क्योंकि आप इंडिया के अगेंस्ट बोलते हो। इस लेवल पर इंडिया के अगेंस्ट बोलने वालों को सम्मान मिलता है और इंडिया के पक्ष में बोलने वालों को दुश्मन माना जाता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर हम लोग इंडिया को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, भारत को एकजुट करने में कामयाब हो गए, तो ये एकजुट भारत अमेरिका की बैंड बजा देगा। और जब तक ये आकाश बनर्जी और ध्रुव राठी जैसे गद्दार नहीं खड़े रहेंगे तब तक इंडिया का कुछ नहीं होगा। मतलब तब जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक इंडिया अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इंडिया के अमेरिका के ऊपर जिस भी प्रकार का दबाव है उसे कुंद करने का काम, उसे कमजोर करने का काम आकाश बनर्जी जैसे लोग हैं जो कि भारत के मामले में किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जगह केवल और केवल चाहे वो ब्रिटेन में जाए, चाहे अमेरिका में जाए, चाहे अमेरिकन एम्बेसी में जाए, भारत की कमियों को गिनवा के ये कहेंगे कि भले ही इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है लेकिन इंडिया के अंदर जो है अभी भी आपसे डबल वाली गरीबी है।
फिर वही वाली बात है, मुंह से निकल जाएगी कि भाई अल्टीमेटली इंडिया और ब्रिटेन के बीच में तुम्हारे ही जैसे बनर्जी साहब गद्दार बैठे हुए थे वहां पर। मीर जाफर मीर कासिम हो सकता है उसका डीएनए तुम्हारे अंदर भी घूम रहा हो, चलो मीर जाफर मीर कासिम का ना घूम रहा हो, जो माणिक चंद था कलकत्ता का, माणिक चंद्र चटर्जी जो था, सॉरी बनर्जी जो था, वही आकाश बनर्जी के अंदर डीएनए बना बना घूम रहा हो और ये बता रहा हो कि देखो मैं अभी जिंदा हूं, मेरी वजह से ही कल मैंने ही रिश्वत लेके कलकत्ता की चाबियां अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव को सौंपी थी और रॉबर्ट क्लाइव के साथ 2 रातें बिताई भी थी और तेरा ही परदादा जो था वो वहां पर बैठा हुआ था और यही एक रीजन है, समझे। और उसी के वो जो डीएनए है वो आज के दिन आकाश बनर्जी के अंदर यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, जो अमेरिका की एम्बेसी के अंदर जाकर इंडिया के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल रहा होता है। यही चीजें हमें और आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई अल्टीमेटली सिचुएशन कहाँ होती है। खैर, अमेरिका ने फार्मर लीडर्स को इंडिया अपने यहाँ चाय पे बुलाया। अब आप अंदाजा लगा कर देखो, जो फार्मर लीडर्स भारत के, सोच कर देखिए, जो फार्मर लीडर्स भारत के कृषि मंत्री द्वारा जब बातचीत के लिए बुलाए जाते हैं तो ये लोग मुद्दे को ड्रामा क्रिएट करने के लिए ये दिखाते हैं कि हम भारत सरकार का एक अन्न का टुकड़ा नहीं खाएंगे, हम अपनी रोटी लेके खुद जाएंगे। और ये दिखाने की कोशिश, ये सारे खालिस्तानी, ये जो खालिस्तानी है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो अल्टीमेटली हम लोग भारत सरकार को अपना नहीं पराया मानते हैं और इस सरकार का दिया नहीं खाएंगे जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाएंगी, जब तक हम लोगों को सुना नहीं, हम लोगों की मतलब अनवांटेड ऐसी डिमांड्स और गलत डिमांड्स हैं वो नहीं मान ली जाएंगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसे समझिए आप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अल्टीमेटली जो लोग भारत के कृषि मंत्री के ऑफिस में जाकर या जहां पर वार्ता होती है वहां भारत सरकार का दिया नहीं खा रहे, लेकिन अमेरिका ने इन खालिस्तानियों को 4 टुकड़े फेंके, चाय पे बुलाया बिस्कुट के साथ, चाय चाट के बिस्कुट चबा के आ गए और उसके बाद बाहर आके मुंह तक नहीं खोला क्योंकि अमेरिका ने इनको टूल किट पढ़ा दी। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए क्या मामला है। हमारी ये विनेश फोगाट जी, विनेश फोगाट बहन जो है, ये जिस तरीके से ड्रामा कर रही है, इसको भी भाई सोच कर देखो। मतलब पंचायत से ही अगर आपने मेडल लेना था तो ओलंपिक में जाने की जरूरत क्या थी दीदी, यही पंचायत से इलेक्शन ले ले, पंचायत से वो ले ले। कांग्रेस ने इन्हें च्युइंगम की तरह चबा के फेंक दिया। अब प्रॉब्लम ये इनको आ रही है क्योंकि राज्यसभा को टिकट देने का वादा किया था विनेश फोगाट जी को, लेकिन कांग्रेस हुड्डा फैमिली ने इन्हें लिटरली चबा के फेंक देने वाली बात होती है ना, वो हाल है कि हुड्डा फैमिली ने इनका ये हाल किया, राजनीतिक रूप से इनका इस्तेमाल किया और कहा दीदी जाओ यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम। अब ये अपना रास्ता ढूंढ रही है कहीं ना कहीं और जाके अब खालिस्तानियों के बीच में जाकर खड़ी हो गई और कहती है हाँ जी अब मेरे को भारत सरकार को बदलना है। क्योंकि इन्हीं खालिस्तानी लीडरों में से कुछ के बयान इस तरीके से दिखाई दे रहे थे कि जी मोदी का ग्राम ऐसा बड़ा ऊपर हो गया है ना, असी नीचे लेके आएंगे कि भाई मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया, उसे नीचे लेके आएंगे। साले तेरे पिछवाड़े में आग इसलिए लगी हुई थी खालिस्तानी क्योंकि भारत की तरक्की को तू देख नहीं सकता, तू भारत की तरक्की को देख नहीं सकता, दलाल की औलाद दलाल। ये रियलिटी है। वो ये किसान नेता है ही नहीं क्योंकि किसान इनके साथ है ही नहीं। अगर किसान इनके साथ होते तो कांग्रेस को लात मार के नहीं लगाते। अगर किसान इनके साथ होते तो हरियाणा का किसान इनके साथ खड़ा हो जाता। बस इनके साथ कोई दलाल और दलाल नेता और जातिवादी नेता आकर खड़े हो गए हैं। और भाई ये किसान नहीं है, ये सारे भारतीय हैं, ये सारे भारतीय हैं। और मैं कंगना राणावत की बात का सपोर्ट करता हूं कि वहां पर मॉब लिंचिंग एक दलित की हुई थी, उसको एक किसान लीडर नकार के दिखाए, और सामूहिक बलात्कार भी हुआ था, उसको एक किसान लीडर नकार के दिखाए, मैं मान जाऊंगा। खैर विनेश बहन ठीक है, अब हो गया मामला, समझ गया कि तुम अब राजनीति में आओगी। खारा बस्ती कुछ तिताजा भी नहीं थी, भी नहीं है, कोई बड़ी अचीवमेंट तुम्हारे नाम की नहीं है। तुम्हारे से अच्छी तुम्हारी वो 3 बड़ी बहनें हैं, जो 2 बड़ी बहनें गीता और बबीता है, जिन्होंने एडवर्स से एडवर्स कंडीशंस को लड़ते हुए आगे बढ़ा। विनेश बहन ने सिर्फ जो है राजनीति करी, उससे अलावा कुछ नहीं। अब राहुल गांधी का जो अमेरिका दौरा है उसका एक डायमेंशन यहां पर भी नजर आएगा कि
अक्टूबर के अंदर अगर आप देखोगे तो 5 अक्टूबर, जहां तक मुझे सही से याद आ रहा है, हरियाणा में चुनाव है। और शुरू के कुछ दिनों के अंदर सितंबर और अक्टूबर में जे.एंड.के में चुनाव है। अब आप खेल को यहां समझिए, पाकिस्तान पाकिस्तान के बीच में साथ में यहां पर खालिस्तान और यहां पर पंजाब। अब अंदाजा लगा कर देखिए, और इधर अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो यहां है दिल्ली और यहां ये इलाका है टिकैत का। अब खेल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। हमें पता है जे.एंड.के के अंदर इलेक्शन होने जा रही है, और जे.एंड.के के अंदर अगर बीजेपी की दुर्गति हो जाती है, बीजेपी हार जाती है या किसी तरीके का हालत खराब हो जाती है, तो उसका सीधा मतलब ये होगा, ये फैक्ट है, अगर दुर्गति हो जाती है तो उसका सीधा मतलब ये होगा जे.एंड.के के अंदर कि भाई बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आर्टिकल 370 हटाने का जो मुद्दा था वो फेल हो गया, और जे.एंड.के की जनता ने उसे नकार दिया। मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसे समझिए कि अल्टीमेटली जे.एंड.के के अंदर बीजेपी का हारने का सीधा मतलब यही होगा कि अल्टीमेटली वहां पर जो पिछली बार सीटें मिली थी, अगर उतनी भी आ गई तो भी बहुत बढ़िया, और कश्मीर में एक आधी सीट आ गई तो भी बढ़िया। लेकिन यहाँ अमेरिकन डेलीगेट्स का जाना और उमर अब्दुल्ला से मिलना ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि भाई वो भी इस इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े करने के लिए उमर अब्दुल्ला को सांत्वना दे के आए हैं कि भाई तुझे जो चाहिए हम सब कुछ दे देंगे, तो कैसे भी करके कश्मीर के अंदर मोदी को घुसने मत दियो, और कोशिश करो कि कश्मीर वाली बेल्ट में एक भी सीट बीजेपी को ना आए। वहीं अगर आप देखोगे तो हरियाणा के इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर खालिस्तानी लीडर्स जो हैं, ये समझिए, पंजाब के अंदर खालिस्तानी लीडर्स जो हैं वो शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, किसानों का चोगा ओढ़कर खालिस्तानी लीडर्स शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के अंदर इस टाइम पर बीजेपी की सरकार है। अब ये क्योंकि बीजेपी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हरियाणा का जो बीजेपी के हाथ में है, इसीलिए सारे के सारे खालिस्तानी लीडर्स को बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया है और हरियाणा में एंट्री नहीं करने दे रहे। अब सोच कर देखो, यहाँ हरियाणा में बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस जो है वो आ जाती है। जैसे ही कांग्रेस आ जाएगी, इमेजिन करके देखिए, वो सारे के सारे लीडर्स कहां से, शंभू बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा से उनको पैसेज मिल जाएगा और सीधा दिल्ली के आसपास चढ़ाई कर देंगे। और याद कीजिए टिकैत का बयान, 25 लाख थे, जब मर्जी दिल्ली पर चढ़ दौड़ेंगे। और पिछली बार तो हम लाल किले गए थे, इस बार पार्लियामेंट जाएंगे और सरकार को भागना पड़ जाएगा। और मेरी खुली चुनौती है, इस बार तो दिल्ली आके दिखा, गैंड में डंडा ना चला दिया ना, गारंटी रही है, टिकैत बक्कल तार दूंगा, तू तो साढ़े कह था और तेरा बक्कल मैं तारूंगा, गारंटी रही, तो आ तो जा। अब याद कीजिए, मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल की एक डोला सेन नाम की टीएमसी सांसद जो थी, वो एक बकेट और साथ में एक टूल किट देती हुई टिकैत को सुनाई दी, और ये वीडियो दिखाई दी। उस वीडियो में साफ तौर पर कहा गया कि आप बाकी सब, हम आपके साथ मंच साझा नहीं कर सकते, आप ये टूल किट पढ़ लेना, बाकी हम संभाल लेंगे, आप बस ये पढ़ देना, जैसे जैसे लिखा है वैसे कर देना। टिकैत कहता है ओके जी कर दूंगा। अब आप सोचकर देखिए खेल कहाँ है दो इलेक्शंस के अंदर, कि जे.एंड.के में अगर बीजेपी हारती है तो आर्टिकल 370 का नैरेटिव जो है वो उल्टा होता हुआ नजर आएगा। खालिस्तान जो इस टाइम पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो उसको एक बार अगर रास्ता मिल गया, हरियाणा में कांग्रेस आते ही उसे रास्ता मिल गया, तो वो दिल्ली पर चढ़ दौड़ेगा। और इधर से टिकैत जो है अपने समर्थकों को लेकर दिल्ली चढ़ दौड़ेगा। नतीजा उसका ये है कि भाई जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर उठापटक की गई, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर
तख्ता पलट किया गया और शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया गया। इस बार मोदी के साथ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है और राहुल गांधी इसी षड्यंत्र को रचने के लिए CIA से टिप्स लेने गए हैं कि बताओ साहब कैसे इन्हें उखाड़ कर फेंकना है। तो बताइए साहब कैसे इन्हें उखाड़ कर फेंकना है, हम फेंक देंगे। उम्मीद करता हूं हमें सबको समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली मामला क्या है, किस तरीके से है। सिचुएशंस समझ में आ गई होंगी। रेस्ट इज ऑन योर डिस्क्रिप्शन, आपके अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, अपनी सोच के ऊपर है, अपने मन के ऊपर है कि अल्टीमेटली मामला क्या है। बाकी देखते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि भाई सिचुएशंस खराब है और राहुल गांधी का अमेरिका जाना मुझे समझ में नहीं आएगा। मेरे देश के डिसीजन चाहे वो विपक्षी क्यों ना हुआ, अपने देश में बैठकर ले। व्हाइट हाउस में मेरे देश के बारे में रणनीतिक या राजनीतिक डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए और मैं उस डिस्कशन में मेरे देश का विपक्ष का नेता बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए।